अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस और जीसी एप्लीकेटेड कॉलेजेस के कोर्स करवा रहे हैं बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के लिए और एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 का हमने कोर्स स्टार्ट किया है और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 के कोर्स में हमने डिफरेंशियबिलिटी देखी है और कॉन्टीन्यूटी देखी है। डिफरेंशियबिलिटी और कॉन्टीन्यूटी तो हमने देख ली, लेकिन एनालिटिसिटी हमने नहीं देखी। एनालिटिसिटी आज हम देखेंगे कि एनालिटिसिटी एट अ पॉइंट क्या होता है। एनालिटिसिटी और डिफरेंशियबिलिटी एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है, इनमें कुछ माइनर सा डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, जो कि आज की वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मत दिया करें, क्योंकि ये सारे के सारे लेक्चर्स हम स्टूडेंट की डिमांड पे अपलोड कर रहे होते हैं। तो आप वीडियो का लिंक जो है अपने सारे के सारे क्लासमेट्स को शेयर किया करें ताकि सबको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरे के पूरे कोर्स के लेक्चर जो हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 के सारे लेक्चर्स एक साथ मिले, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट पर जाएँ। अगर आपको प्लेलिस्ट का आइडिया नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट का लिंक दिया होता है, तो वहाँ से आप लिंक ले सकते हैं और उस लिंक को क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और वहाँ से आप अपनी मर्जी का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 का लेक्चर ले सकते हैं। वैसे भी आप चैनल विजिट करें तो आपको समझ आ जाएगी, सारे के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो व्हाट्सएप पे ऐड हैं वो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती। और ऐसे स्टूडेंट्स जो व्हाट्सएप पे ऐड नहीं है वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे आके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि व्हाट्सएप पे ऐड होना चाहते हैं तो वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे आके हमें बता सकते हैं, हम उनको ग्रुप का लिंक शेयर कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट जो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, ट्यूशन क्लासेस, तो वो भी हमसे क्लासेस ले सकते हैं। सेम चीज़ यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे आके हमें बता सकते हैं, हम उनको मतलब ट्यूशन क्लासेस दे देंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और हमारे पास टॉपिक क्या है, एनालिटिसिटी एट अ पॉइंट। एनालिटिसिटी क्या है, किसी एक पॉइंट पे हमने चेक करनी है एनालिटिसिटी। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कम्प्लेक्स फंक्शन W इज इक्वल किसके, एफ ऑफ जी के। हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ जी इज सेड टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट जी नॉट। हमारे पास एक पॉइंट जी नॉट है और फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जी है, ठीक है। ये जो फंक्शन एफ ऑफ जी है इस पॉइंट जी नॉट पे कब एनालिटिक होगा, इफ़ एफ इज़ डिफरेंशियबल एट जी नॉट। अगर फंक्शन क्या है, डिफरेंशियबल है जी नॉट पे, यानी कि फंक्शन क्या हो, फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए जी पॉइंट जी नॉट पे, डिफरेंशियबल होना चाहिए। एंड एवरी पॉइंट इन सम नेबरहुड ऑफ जी नॉट, यानी कि फंक्शन आपके पास एनालिटिसिटी की क्या डेफिनेशन है। अब अगर गौर से समझें तो एक तो फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशियबल होना चाहिए जी नॉट पॉइंट पे। उसके अलावा फंक्शन जी नॉट के नेबरहुड पॉइंट पे भी डिफरेंशियबल होना चाहिए, तो देन फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा उस पॉइंट जी नॉट पे। इज दैट क्लियर। तो अब देखिए मैं आपको एनालिटिसिटी समझाती हूँ। तो सबसे पहले तो हम एक कंट्रोल ले देते हैं जिसमें एक पॉइंट जी नॉट है। अगर जी नॉट पॉइंट, ये जो पॉइंट जी नॉट है, इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशियबल है तो फंक्शन तो डिफरेंशियबल हो गया। और फंक्शन एनालिटिस का मतलब एनालिटिसिटी हमने चेक करनी है पॉइंट जी नॉट पे। तो फंक्शन एनालिटिक कब होगा, जब ये जो नेबरहुड वाले जितने पॉइंट्स हैं इस कंटूर के, ठीक है, इस डोमेन डी के जितने भी नेबरहुड वाले पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे भी, यानी कि जी नॉट के जो नेबरहुड वाले पॉइंट है उन पॉइंट पे भी, उन मतलब नेबरहुड के कुछ पॉइंट्स पे भी अगर फंक्शन डिफरेंशियबल हो, फंक्शन एग्जिस्ट करता हो, तो फंक्शन आपके पास क्या होगा, जी नॉट पॉइंट पे एनालिटिसिटी मतलब एनालिटिक होगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। यानी कि ये है मेन डिफरेंस एनालिटिसिटी और डिफरेंशियबल में। यानी कि अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो ज़रूरी नहीं कि एनालिटिक हो, लेकिन अगर फंक्शन एनालिटिक है तो डिफरेंशियबल मस्ट होगा, क्योंकि अगर फंक्शन जी नॉट पॉइंट पे एनालिटिक है तो मतलब जी नॉट पॉइंट पे भी एनालिटिक है, यानी कि जी नॉट पॉइंट पे डिफरेंशियबल है और इसके नेबरहुड पे भी डिफरेंशियबल है। इट मीन्स कि ये फंक्शन डिफरेंशियबल हो जाता है, लेकिन डिफरेंशियबल फंक्शन जरूरी नहीं एनालिटिक हो। अब देखिए हम देखते हैं कि फंक्शन एफ इज एनालिटिक इन अ डोमेन डी। कोई भी फंक्शन आपके पास एनालिटिक है डोमेन डी में, तो यहाँ पर हमें जैसे कि हमने एक डोमेन डी ली है, डोमेन डी ली है, और ये जो फंक्शन एफ है, एफ ऑफ जी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन ये एनालिटिक होगा डोमेन डी में इफ़ अगर इट इज़ एनालिटिक एट एवरी पॉइंट इन डी। डोमेन डी के हर पॉइंट पे अगर फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, तो फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा पूरी की पूरी डोमेन में। यानी कि डोमेन डी में बहुत से पॉइंट्स हैं, मैं कहती हूँ यहाँ पे बेशुमार पॉइंट्स हैं, इन सारे के सारे पॉइंट्स पे अगर फंक्शन एनालिटिक हो जाए तो हम कहते हैं कि पूरी की पूरी जो होल डोमेन है, यानी कि ये जो पूरा पूरा मैंने एक सर्कुलर पाथ बनाया हुआ है, इस पूरे के पूरे सर्कुलर पाथ के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स पे फंक्शन एनालिटिक है। इट मीन्स कि इस पूरी डोमेन में, ये एक डोमेन बनी हुई है जो सर्कुलर पाथ हमने बनाया, तो इस पूरी डोमेन पे फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। अगर फंक्शन एनालिटिक है पूरी डोमेन में तो हम उसको एक और नाम भी दे सकते हैं, एनालिटिसिटी ऑन अ डोमेन। जैसे हमने दिया था एनालिटिसिटी ऑन एट अ पॉइंट। एनालिटिसिटी एट अ पॉइंट का क्या मतलब था कि एक पॉइंट पे एनालिटिसिटी हमने चेक करनी थी कि अगर फंक्शन एक पॉइंट पे डिफरेंशियबल है और इसके नेबरहुड पे
भी फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है यानी कि डिफरेंशिएबल है, तो इट मीन्स के फंक्शन क्या होता है, एनालिटिसिटी होता है उस पॉइंट जी नॉट पे। इसी तरह डोमेन डी में अगर सारे के सारे डोमेन में फंक्शन एनालिटिक है तो हम बोलेंगे एनालिटिसिटी ऑन अ डोमेन, डोमेन के अंदर सारे के सारे पॉइंट्स पे फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। इसी तरह से अल्फा फंक्शन एफ that is analytic throughout a डोमेन डी इज कॉल्ड होलोमॉर्फिक और रेगुलर। ठीक है, अब देखिए हमने एनालिटिसिटी ऑन अ डोमेन डी, इसका हमने एक और नाम देखा है, वो क्या है, होलोमॉर्फिक या रेगुलर। ठीक है, उसने क्या बोला है, अ फंक्शन एफ इज एनालिटिक थ्रू आउट अ डोमेन, पूरी की पूरी डोमेन में अगर फंक्शन एनालिटिक हो जाए तो ऐसे फंक्शन को हम होलोमॉर्फिक या रेगुलर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। हमने यहाँ तक क्या देखा है, एनालिटिसिटी एट अ पॉइंट एंड एनालिटिसिटी ऑन अ डोमेन, ये दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं फिलहाल। अब हम एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, एंटायर फंक्शन। एंटायर फंक्शन क्या होता है, आपको होता है कि हम कम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ रहे हैं, कम्प्लेक्स फंक्शन हम कहाँ पे डिस्कस करते हैं, कम्प्लेक्स प्लेन में डिस्कस करते हैं। यानी कि हमारे पास एनालिटिसिटी एट अ पॉइंट हमने जब देखा तो हमारे पास ये एक ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स प्लेन था, इस कम्प्लेक्स के प्लेन के अंदर हम चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। इसी तरह से इसी कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर मैं कोई डोमेन इस तरह से ले लेती हूँ और उस डोमेन पे हम फंक्शन की एनालिटिसिटी डिस्कस करते थे। अब हम जो हमारे पास कम्प्लेक्स प्लेन है, ना हम उसका एक पॉइंट लेते हैं, ना हम उसके अंदर कोई मतलब स्पेसिफिक पाथ लेते हैं जिसको हम डोमेन का नाम देते हैं। ठीक है, अब हम ऐसा लेते हैं कि अगर हम पूरा का पूरा कम्प्लेक्स मतलब प्लेन ले लें तो तब फंक्शन किस तरह से बिहेव करेगा। हम देख लेते हैं कि ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, अगर कोई फंक्शन ऐसा मिल जाए जो पूरे कम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक हो जाए तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऐसे फंक्शन को हम एंटायर फंक्शन बोलेंगे। तो अब हम एंटायर फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम एंटायर फंक्शन देखने लगे। एंटायर फंक्शन के हम प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे। आ फंक्शन that is analytic at every point z in the complex plane is said to be an entire function। अब वो क्या बोल रहा है कि आपके पास एक कम्प्लेक्स प्लेन है, इस कम्प्लेक्स प्लेन में कोई भी पॉइंट जी हो सकता है, मतलब जी एक जनरल पॉइंट को ले रहा है। कम्प्लेक्स प्लेन में बहुत बेशुमार पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट जी हो सकता है। अगर वो कोई भी पॉइंट, यानी कि आपके पास जितने भी कम्प्लेक्स प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे के सारे पॉइंट्स पे अगर फंक्शन एनालिटिक है तो ऐसे फंक्शन को हम एंटायर फंक्शन बोलते हैं। सिंपल सी बात है कि वो बेशुमार पॉइंट्स हैं और ऐसा फंक्शन हमें मिल जाए जो इन सारे के सारे पॉइंट्स पे क्या हो जाए, एनालिटिक हो जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम एंटायर फंक्शन बोलते हैं। अब हम कुछ मज़ीद फंक्शंस डिस्कस करने लगे हैं, जैसे कि हमने पॉलिनोमियल फंक्शंस की डिफरेंशिएबिलिटी देखी, रैशनल फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी देखी। इसी तरह से हम पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शंस की एनालिटिसिटी भी देख लेते हैं कि ये फंक्शन कब एनालिटिक होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम पॉलिनोमियल एंड रैशनल फंक्शन देखने लगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन कब एनालिटिक होते हैं, किस पॉइंट पर एनालिटिक होते हैं, किस तरह से हम इसको इंटरनली दे सकते हैं। ठीक है, अब पॉलिनोमियल फंक्शन पी ऑफ सी इक्वल किसके, ए एन जी रेस्ट बाय एन प्लस ए एन माइनस वन जी रेस्ट बाय एन माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन ए वन जी प्लस ए नॉट, यानी कि ए वन जी की पावर वन एंड ए नॉट जी की पावर जी नॉट यानी कि जी की पावर जीरो हो जाए तो वो वन होता है, इसलिए यहाँ पे जी नॉट नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल इसी टाइप के होती है ना, आपने पॉलिनोमियल जो है वो छोटी लेवल पे आपने पढ़ना शुरू कर देता है 8, 9, 10 से। ठीक है, तो आपको पॉलिनोमियल का पढ़ता है वेयर एन इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। आपको यहाँ पर पता है कि n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि सारे के सारे ये जो n होते हैं ये आपके पास ये देखें ए एन और जी एन है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक यानी कि नॉन नेगेटिव है। इज़ एन एंटायर फंक्शन, यानी कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो एंटायर फंक्शन होते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन में आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जिस पे फंक्शन एनालिटिक ना हो। यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन पूरे कम्प्लेक्स प्लेन पे जो भी पॉइंट आप पुट करेंगे, ठीक है, जो भी पॉइंट आप लेंगे उस पर एनालिटिक होगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसे फंक्शन को हम एंटायर फंक्शन बोलते हैं। यानी कि आपके पास किसी टाइप की भी पॉलिनोमियल आ जाएगी तो आपके पास जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल की। मैं कहती हूँ कोई पॉलिनोमियल आपके पास है पी एफ सी। ठीक है, मैं पी एफ सी लिखती हूँ 2z³ प्लस 3z² प्लस जी। ठीक है, इस तरह से मैं लिख देती हूँ, ये एक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर देखें ये पॉलिनोमियल जो है ये आपके पास क्या होगी, एनालिटिक होगी पूरे कम्प्लेक्स प्लेन में, यानी कि ये आपके पास ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है ये क्या है, एंटायर फंक्शन है। इसी तरह से हम रैशनल फंक्शन देख लेते हैं। रैशनल फंक्शन एंटायर फंक्शन नहीं होते, क्यों नहीं होते, इसकी रीज़न मैं आपको बता दूँगी। अभी देखेंगे हम मतलब इसको डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और रैशनल फंक्शन एफ ऑफ सी इक्वल किसके है, पी ऑफ सी, और क्यू ऑफ सी, पी एंड क्यू आर पॉलिनोमियल्स। आपको पता है रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं,
पोलिनोमियल ओवर पोलिनोमियल, यानी कि ऊपर भी पोलिनोमियल पड़ी होती है, नीचे भी कोई पोलिनोमियल पड़ी होती है। मैं कहती हूँ कि आपके पास कांस्टेंट भी एक पोलिनोमियल होती है, तो 2/g-2 लिख लेती हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास रैशनल फंक्शन है, 2 एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है और g-2 ये भी एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल ओवर पोलिनोमियल यानी कि ये आपके पास एक रैशनल फंक्शन बन गया है। रैशनल फंक्शन आपके पास क्या होगा, इज एन मतलब ये आपके पास क्या होगा, एनालिटिक होगा। इज एनालिटिक इज इन एनी डोमेन D that contains no point z0 for which q ऑफ z0 इक्वल है वो 0 के। अब वो सारी बात क्या बोल रहे हैं कि आपके पास रैशनल फंक्शन क्या होगा, मतलब आपके पास जो भी कॉम्प्लेक्स प्लेन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हर पॉइंट पे एनालिटिक होगा सिवाय एक पॉइंट पे। वो एक पॉइंट क्या है, ऐसा पॉइंट जो डिनोमिनेटर वाले फैक्टर को 0 बनाए। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा पॉइंट है, अगर हम g-2 को 0 पुट करते हैं तो यहाँ से g इक्वल आ जाएगा 2 के। g की जगह अगर 2 पुट करें तो हमारे पास ये जो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि 2 एक ऐसा पॉइंट पे जिस पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। यानी कि ये जो आपके पास रैशनल फंक्शन है, ये हमने जो रैशनल फंक्शन लिखा है, ये रैशनल फंक्शन किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, 2 वाले पॉइंट पे। क्योंकि 2 वाला पॉइंट पुट करने से डिनोमिनेटर वाला जो फैक्टर है वो 0 बन रहा है, यानी कि हमारे पास इन्फिनिटी बन रहा है सिंपल। क्योंकि समथिंग ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे पास इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, यानी कि यहाँ पे पास डिफाइन ही नहीं होता। 2 वाले पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा। अगर फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा तो यानी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो फंक्शन एनालिटिक हो ही नहीं सकता। तो आपके पास ये जो रैशनल फंक्शन है ये किन पॉइंट्स पर एनालिटिक नहीं होते, ऐसे पॉइंट्स पे जिस पे डिनोमिनेटर वाला फैक्टर 0 बन जाए, या ऐसे आप इसी बात को आसानी से समझने के लिए ये भी कह सकते हैं ऐसे पॉइंट पे जिस पे फंक्शन एग्जिस्ट ना करता हो, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है जिस पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, या जिस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, या जिस पॉइंट की वजह से फंक्शन जो एनालिटिक नहीं हो रहा, यानी कि एंटायर फंक्शन नहीं बन रहा, तो इस पॉइंट का एक स्पेसिफिक नेम है। इस पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। तो अब हम सिंगुलर पॉइंट की मज़ीद डिटेल पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी देखेंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है, सिंगुलर पॉइंट। जैसे मैंने आपको बताया कि हम रैशनल फंक्शन, एक ऐसा पॉइंट हमें मिल जाता है जिस पे डिनोमिनेटर, यानी कि रैशनल फंक्शन में जो डिनोमिनेटर वाली पोलिनोमियल होती है वो 0 बना देती है किसी एक मतलब पॉइंट को पुट करने के लिए। तो ऐसे पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम सिंगुलर पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। सिंस द रैशनल फंक्शन एफ ऑफ जी इक्वल किसके है, 4g/(2g+2) इज कंटिन्यूस एट 1 + i एंड 1 - i। ये बात हमें कैसे पता चली है, अब देखिए यहाँ पे पास ये एक फंक्शन है जो कि रैशनल फंक्शन है। इसको आप अगर इस तरह से देखें 4g/(2g+2), ठीक है। अब यहाँ पे ये जो नीचे वाली यानी कि डिनोमिनेटर वाली पोलिनोमियल है, इसको आप 0 के इक्वल पुट करें और यहाँ से आप इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, कंप्लीटिंग से कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, जैसे मर्जी लगाएं। आपने रूट्स निकालने होते हैं, आपके पास रूट्स आ जाते हैं 1 + i एंड 1 - i। अब अगर आप ये रूट पुट करते हैं डिनोमिनेटर वाले फैक्टर में, यानी कि आपके पास जो डिनोमिनेटर वाली पोलिनोमियल है इसमें आप 1 + i एंड 1 - i पुट करते हैं, तो आपके पास फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होता, फंक्शन एनालिटिक भी नहीं होता है। यानी कि इन 2 पॉइंट्स पे 1 + i एंड 1 - i, ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे फंक्शन की एनालिटिसिटी फेल हो जाती है, यानी कि फंक्शन एनालिटिक होता ही नहीं है। अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो फंक्शन जिस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होता उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर पॉइंट। यानी कि ऐसा पॉइंट जिस पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। रैशनल फंक्शन हो, रैशनल फंक्शन में हमें एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जिस पॉइंट की वजह से फंक्शन एनालिटिक ना हो, तो ऐसे पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। बात पिक करें आप कि रैशनल फंक्शन हो, रैशनल फंक्शन में हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आ जाए जिसकी वजह से फंक्शन जो है, रैशनल फंक्शन क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट ना करता हो, यानी कि अनडिफाइन हो जाए। क्योंकि 0 आपके पास अगर डिनोमिनेटर वाला फैक्टर 0 बन जाता है, इट मीन्स कि फंक्शन अनडिफाइन हो गया है। फंक्शन आप डिफाइन नहीं कर सकते तो फंक्शन की एनालिटिसिटी आप कभी डिस्कस ही नहीं कर सकते। तो ऐसे पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। फ्रेंड्स, हम अब जब वो
डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं डिफरेंशियबिलिटी की। वैसे तो हमने डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी है, लेकिन हम जो एक और डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं, क्योंकि हमने डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी डिस्कस की है। और इस डेफिनेशन को पढ़ने का मकसद क्या है, क्योंकि हमने डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट थ्योरम करना है जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। तो उस थ्योरम को पढ़ने से पहले हमने इस डेफिनेशन को क्लियर करना है कि ये डेफिनेशन क्या है, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे बताऊँ, जैसे कि हमने पॉलिनोमियल फंक्शन और रैशनल फंक्शन डिस्कस किया। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन का प्रोडक्ट पढ़ा हो तो वो आपके पास एंटायर फंक्शन होता है, यानी कि उसमें आपके पास कोई सी भी दो पॉलिनोमियल है, मैं कहती हूँ z-2 और z+1, ठीक है। ये दो पॉलिनोमियल है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी आपके पास क्या होगा, यानी कि इन दोनों, ये एक पॉलिनोमियल में कहती हूँ ये एनालिटिक है, यानी कि एंटायर फंक्शन है, ये भी एंटायर फंक्शन है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी एंटायर होगा। यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन का जो प्रोडक्ट है वो भी एंटायर फंक्शन होता है, और इनका सम भी एंटायर फंक्शन होता है, और इनका डिफरेंस भी एंटायर फंक्शन होता है। इज दैट क्लियर? अब हम डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं। एन अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ एफ प्राइम ऑफ सी, यानी कि फंक्शन जो है आपके पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी की हम एक और अल्टरनेटिव डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं, यानी कि हम ऑलरेडी एक पढ़ चुके हैं डेफिनेशन। टू डिफाइन the definition of a function f using an alternative from of a difference quotient delta w over delta z, since डेल्टा सी इक्वल z माइनस सी नॉट के, देन सी इक्वल होगा z नॉट प्लस डेल्टा जी के। और इसको आप जो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, अब इक्वेशन 1 आपको कहाँ से मिलेगी, ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। जो आपने डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन पहले पढ़ी है, जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ाई थी, उस डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन आपने मतलब वहाँ पे क्या पढ़ा था, डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा सी, और डेल्टा जी इक्वल जी माइनस जी नॉट के, ठीक है। और जी इक्वल किसके होगा, जी नॉट प्लस डेल्टा जी की। इस डेट के लिए अब वहाँ पे ये सारी चीज़ें आप पुट करेंगे तो एफ प्राइम ऑफ जी नॉट इक्वल किसके आ जाएगा, लिमिट जी अप्रोच करे जी नॉट को, एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर जी माइनस जी नॉट आ जाएगा। और अब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जब भी हमने डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना होगा। तो अब हम बेसिकली एक थ्योरम पढ़ने लगे हैं डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी का। तो डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी के थ्योरम में ये वाली जो डेफिनेशन है डिफरेंशियबिलिटी की जो अभी हमने पढ़ी है, ये यूज़ होगी। डेफिनेशन क्या है, आप प्राइम ऑफ जी नॉट इक्वल क्या, लिमिट जी अप्रोच करें जी नॉट को, एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर जी माइनस जी नॉट की, ठीक है। ये डेफिनेशन हम यूज़ करने लगे हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम जो डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम हम देखने लगे हैं, जो कि आपको पता है कि हम जिल की बुक पढ़ रहे हैं। जिल की बुक जो है मेन कैंपस और एप्लीकेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए यूज़ हो रही हैं। ये जो वीडियो लेक्चर हैं ये मेन कैंपस के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं और एप्लीकेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम जो वो सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इफ़ एफ इज़ डिफरेंशियबल एट अ पॉइंट जी नॉट इन अ डोमेन डी, अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है जी नॉट पॉइंट पे इन अ डोमेन डी के अंदर एक पॉइंट है जी नॉट, ठीक है। इस जी नॉट पॉइंट पे फंक्शन एफ ऑफ जी जो है, यानी कि जो कम्प्लेक्स फंक्शन है ये आपके पास क्या है, डिफरेंशियबल है। तो देन ये जो कम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जी है ये आपके पास क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा जी नॉट पॉइंट पे। ये बात हमने चेक करनी है। अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है, ये हमें गिवन क्या है और हमने प्रूफ क्या करना है, हमें गिवन है इस तरह में कि फंक्शन जो है डिफरेंशियबल है पॉइंट जी नॉट पे। अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है जी नॉट पे तो हमने डेफिनेशन लगा देनी है सीधी सीधी डिफरेंशियबिलिटी की, जो कि अभी हमने पढ़ा है। डेफिनेशन हमने क्या लगानी है कि लिमिट जी अप्रोच कर रहा है जी नॉट को, एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर जी माइनस जी नॉट। ये तो आपके पास डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन होगी। अगर फंक्शन किसी पॉइंट जी नॉट पे डोमेन डी के अंदर एक पॉइंट जी नॉट है, उस पॉइंट जी नॉट पे फंक्शन डिफरेंशियबल है, तो उसकी डेफिनेशन ये वाली है। ये जो हमने यहाँ पे लिखी है कि लिमिट जी अप्रोच कर रहा है जी नॉट को, एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर जी माइनस जी नॉट, एंड लिमिट जी अप्रोच करे जी नॉट को, जी माइनस जी नॉट एग्जिस्ट करेगा, डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आपके पास फंक्शन क्या डिफरेंशियबल है। अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो तभी आपके पास ये मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करिए। अब ये जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है इसको यहाँ पर उसने बोला हुआ है कि ये भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, लिमिट जी अप्रोच करे जी नॉट को, एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर हमने दोनों साइड पे सेम चीज़ लिखी है। देखिए लिमिट जी अप्रोच करे जी नॉट को, एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर जी माइनस जी नॉट। यहाँ पर सोच रहे हैं कि आपके पास ओवर जी माइनस जी नॉट कहाँ पे गया, वो एक्चुअली यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर लिमिट जी अप्रोच करा है जी नॉट को, एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट
और जी माइनस जी नॉट, इस पे लिमिट अलग कर दी और इस पे लिमिट अलग कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये वाली जो लिमिट है, ये जो लिमिट जी अप्रोच करे जी नॉट को एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर जी माइनस जी नॉट, ये किसके इक्वल होता है? ये बेसिकली एफ प्राइम ऑफ जी नॉट के इक्वल होता है। अभी हमने डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी है, हमने डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन पे क्या पढ़ी थी कि एफ प्राइम ऑफ जी नॉट इक्वल किसकी है? लिमिट जी अप्रोच करे जी नॉट को एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर जी माइनस जी नॉट, ये हमने पढ़ा था। तो हमने इस पूरे की जगह हमने पुट कर दिया एफ प्राइम ऑफ जी नॉट, क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो जी की जगह अगर जी नॉट पुट करते हैं तो आपके पास क्या जगह? जीरो हो जाएगा, यानी कि लिमिट जी अप्रोच करे जी नॉट को जी की जगह जी नॉट पुट करते हैं तो जी नॉट माइनस जी नॉट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो जब मल्टीप्लाई होगा एफ प्राइम ऑफ जी नॉट से तो ओवरऑल सारा आंसर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी कि ये सारा का सारा इक्वल किसके आ गया? लिमिट जी अप्रोच करे जी नॉट को एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट इक्वल किसके हो गया? जीरो के हो गया। यहाँ से आप इनके लिमिट अलग कर दें, लिमिट जी अप्रोच करें जी नॉट को एफ ऑफ जी इक्वल किसकी जगह? जी एफ ऑफ जी नॉट के। तो ये आपने चेक करना था कॉन्टीन्यूटी, ठीक है। और यही तो कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन होती है कि फंक्शन पे अगर आप जिस पॉइंट पे आपने कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है वो पॉइंट आप फंक्शन पे डायरेक्ट पुट करें और फंक्शन पे आप लिमिट अप्लाई करें उस पॉइंट को लेकर, तो दोनों के आंसर अगर सेम आने चाहिए तो आपके पास क्या होगा? फंक्शन उस पॉइंट एक्स जी नॉट पे कॉन्टीन्यूस होता है। अब इसकी सादा सी एग्जांपल देती हूँ। अगर आपके पास पॉइंट 2 है तो आप लिमिट अप्लाई करते हैं फंक्शन पे कि जी अप्रोच करे 2 को एफ ऑफ जी, इसका आंसर मैं कहती हूँ 2 आ गया है या 3 कहते हैं, इसका आंसर 3 आया है। इसी तरह से फंक्शन पे मैं पॉइंट 2 पुट करती हूँ क्योंकि हमने पॉइंट के लिया हुआ 2 पॉइंट लिया हुआ, इसको पुट करते हैं तो ये भी 3 आएगा। यानी कि लिमिट जी अप्रोच करा है 2 को एफ ऑफ जी इक्वल किससे होगा? एफ ऑफ 2 के, यानी कि ये दोनों के आंसर क्या है? इक्वल हैं। अगर दोनों के आंसर इक्वल हैं इट मीन्स के फंक्शन उस पॉइंट 2 पे कंटिन्यूस होगा। इसी तरह से यहाँ पर हमने इंटरनल जो पॉइंट लिया वो क्या है? जी नॉट पॉइंट लिया हुआ है। इट मीन्स के फंक्शन क्या है? जी नॉट पॉइंट पे क्या है? कंटिन्यूस है। और हमें गिवन क्या था कि फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है जी नॉट पे। हमने चेक करना था कि फंक्शन क्या है? जी नॉट पे कंटिन्यूस भी होना चाहिए, तो कंटिन्यूस हो गया है। तो यही हमारे पास क्या था? थ्योरम का प्रूफ था। वैसे भी आपको जनरली पता है अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो कंटिन्यूस मस्ट होता है, लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, क्लियर। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक और रूल है जो कि आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट रूल है। इस रूल को हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड हम एक आध एग्जांपल डिस्कस करेंगे और हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 करेंगे जो कि आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मस्त दिया करें। उसके अलावा आप अपने सारे के सारे क्लासमेट्स को वीडियो लेक्चर का लिंक शेयर किया करें ताकि सबको बेस्ट से बेस्ट कॉन्टेंट मिल सके और हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर सकें। तो हम एल हॉस्पिटल या लॉपिटर रूल बेसिकली बोला जाता है इसको, बहुत से बच्चे एल हॉस्पिटल पढ़ते हैं। लॉपिटर रूल की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लॉपिटर रूल होता क्या है और कम्प्लेक्स फंक्शन पे हम किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे। सपोज करते हैं कि एफ एंड जी आर फंक्शन, आपके पास एफ और जी दो फंक्शंस हैं डैट आर एनालिटिक एट अ पॉइंट सी नॉट, और ये दोनों फंक्शन जो हैं एनालिटिक होते हैं जी नॉट पॉइंट पे। एफ और जी आपके पास दो फंक्शन हैं, ये दोनों फंक्शन जी नॉट पॉइंट पे अगर एनालिटिक है एंड एफ ऑफ जी नॉट इक्वल किसके? जीरो के, और जी ऑफ जी नॉट इक्वल किसके? जीरो के। बट जी प्राइम ऑफ जी नॉट कभी भी जीरो ना हो। फंक्शन आपके पास क्या है? एनालिटिक है पॉइंट जी नॉट पे, और ये जो दोनों फंक्शन है एफ और जी, अगर आप इन दोनों फंक्शंस पे जी नॉट पॉइंट डायरेक्ट पुट करते हैं तो ये एफ ऑफ जी नॉट ज़ीरो और जी ऑफ जी नॉट भी ज़ीरो है। लेकिन फंक्शन जो जी ऑफ जी नॉट है इसका डेरिवेटिव कभी भी ज़ीरो ना हो तो देन आपके पास क्या होगा? लिमिट जी अप्रोच करें जी नॉट को एफ ऑफ जी ओवर जी ऑफ जी इक्वल किसके? एफ प्राइम ऑफ जी नॉट ओवर जी प्राइम ऑफ जी नॉट के। ये बेसिकली आपके पास लॉपिटर रूल है जिसको आपने यूज़ करना है कम्प्लेक्स फंक्शन पे, ठीक है। और ये जो कम्प्लेक्स फंक्शन है ये आपके पास क्या होना चाहिए? एनालिटिक होना चाहिए किसी भी पॉइंट जी नॉट पे, ठीक है। ये भी कंडीशन आपने याद रखनी है। तो अब हम लॉपिटर रूल से रिलेटेड एग्जांपल करेंगे ताकि हम मज़ीद लॉपिटर रूल को समझ सकें, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम जो वो लॉपिटर रूल से रिलेटेड एक एग्जांपल देखने लगे हैं। हमारे पास जैसे कि आपको पता है कि हम जिल की बुक जो वो यूज़ कर रहे हैं, जिल की बुक से हम जो लेक्चर्स ले रहे हैं क्योंकि मेन कैंपस में यही बुक लगाई जा रही है और एप्लीकेटेड कॉलेजेस में सेम बुक जो वो अप्लाई की जा रही है। तो आपने इस बुक से ही लेक्चर्स करने हैं। आपके पास क्वेश्चन क्या है? लिमिट जी अप्रोच करा है जी 2 प्लस अयोटा को, और कुछ लेक्चर यहाँ पर हम चर्चिल की बुक से भी कर रहे हैं, ठीक है। लिमिट जी अप्रोच करा है 2 प्लस अयोटा को जी स्क्वायर माइनस 4 जी प्लस 5 ओवर जी क्यूब माइनस जी माइनस
10 आयोटा। ठीक है, यहाँ पर एफ ऑफ सी क्या है और जी एफ सी क्या है। सबसे पहले हम एफ ऑफ सी यानी कि न्यूमिनेटर वाला फैक्टर, न्यूमिनेटर वाली पॉलीनोमियल जो होती है एफ ऑफ सी इक्वल किसके है जी स्क्वायर माइनस 4g प्लस 5 एंड जी ऑफ सी इक्वल किसके है जी क्यूब माइनस जी प्लस माइनस सी माइनस 10 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, फंक्शन पे कौन से पॉइंट पुट करने हैं, जो पॉइंट हमें गिवन है। यहाँ पर पॉइंट क्या है 2 प्लस आयोटा, यानी कि जी अप्रोच कर रहा है 2 प्लस आयोटा को जो लिमिट है। ठीक है, तो यहाँ पर एफ ऑफ 2 प्लस आयोटा, अगर हम एफ ऑफ 2 प्लस आयोटा यानी कि जहाँ जहाँ पे जी है एफ ऑफ जी वाला ये जो पार्ट है इसमें जहाँ जहाँ पे जी है वहाँ पर हम 2 प्लस आयोटा पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आप इसको पुट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और सेम चीज़ 2 प्लस आयोटा को जी के फंक्शन में अगर पुट करते हैं तो अब भी आंसर 0 आएगा। आप इसको भी पुट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखें अब हम फंक्शन एफ ऑफ जी और जी ऑफ जी के डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब एफ ऑफ जी का हमने डेरिवेटिव लिया तो आपके पास क्या आएगा 2g माइनस 4 आ जाएगा, और जी ऑफ जी का फंक्शन डेरिवेटिव लेंगे तो जी प्राइम ऑफ जी इक्वल आ जाएगा 3g स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। अब ये जो हमने डेरिवेटिव लिए हैं इन डेरिवेटिव्स पे हम 2 प्लस आयोटा पुट करते हैं, तो जहाँ जहाँ पे जी है वहाँ पर हम 2 प्लस आयोटा पुट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ 2 प्लस आयोटा आ जाएगा 2 आयोटा, और जी प्राइम ऑफ 2 प्लस आयोटा आ जाएगा 8 प्लस 12 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला हमारे पास क्या था, फार्मूला को मैं बता देती हूँ कि लिमिट था आपके पास, लिमिट जी अप्रोच कर रही थी जी नॉट को एफ ऑफ जी नॉट एफ ऑफ जी और जी ऑफ सी इक्वल किसके है एफ प्राइम ऑफ जी नॉट ओवर जी प्राइम ऑफ जी नॉट, इस तरह से था। तो यहाँ पर देखें लिमिट हमने लिखा, लिमिट फंक्शन आपके पास एफ ऑफ जी है यानी कि जी के माइनस 4g प्लस 5 ओवर जी क्यूब माइनस जी माइनस 10 आयोटा इक्वल किसके है। हमने यहाँ पर जी नॉट पॉइंट कौन सा है, बेसिकली जी नॉट इक्वल किसके है 2 प्लस आयोटा के, यानी कि एफ प्राइम ऑफ 2 प्लस आयोटा ओवर जी प्राइम ऑफ 2 प्लस आयोटा लिख लिया यहाँ पर। अब देखें एफ प्राइम ऑफ 2 प्लस आयोटा किसके इक्वल है 2 आयोटा के, तो 2 आयोटा पुट कर दिया, और जी प्राइम ऑफ 2 प्लस आयोटा किसके इक्वल है 8 प्लस 12 आयोटा के, तो 8 प्लस 12 आयोटा यहाँ पर हमने पुट कर दिया। नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है, यहाँ से 2 और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें। 2 कॉमन लेने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 3, आपके पास यहाँ पर ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, और यही आपके पास क्या है इसका आंसर है। आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको सबसे पहले रैशनलाइज कर दीजिएगा क्योंकि 2 आयोटा ओवर आयोटा की टर्म है। ठीक है, यानी कि आपके पास कम्प्लेक्स फंक्शन है ऊपर भी और नीचे भी, तो आप इसको रैशनलाइज कीजिएगा तो ये टर्म आ जाएगी। अगर ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा मज़ीद कोई भी चीज़ कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो ये था आपके पास आज का वीडियो लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।